जब स्कूल में जाता था तो कुछ विस्परिंग होती थी, छोटू, कालू, पतलू। छोटू बिकॉज मेरी हाइट छोटी है, कालू मेरा रंग सांवला है, पतलू क्योंकि मैं बहुत पतला था। और मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई मिस्टर वर्ल्ड बनना था या मिस्टर एशिया बनना था, मुझे बस जस्ट Yatinder Singh, an Asian bodybuilding champion, fitness guru and a content creator. 60% लोगों को जिम क्यों जा रहे हैं वो ही पर्पस नहीं पता। कितना एफर्ट इज एक्सरसाइज एंड कितना एफर्ट इज डाइट? मेरा वजन है 90 किलो, तो मुझे 90 ग्राम प्रोटीन खाना इज बेसिक रिक्वायरमेंट। किसी को भी जिम में एंटर करने के बाद जो सबसे पहली चीज याद रखनी चाहिए कि किसी के थोड़े 18-20 इंच के बाइसेप्स देख के आप ये मत सोचो कि मुझे भी ऐसे ही बनाने हैं और इतनी ही जल्दी बनाने हैं। ना 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 ना, स्टेरॉइड इज इक्विवेलेंट टू स्लो पॉइजन। आप मरोगे तो सही, एकदम से नहीं, रोज धीरे धीरे। वेलकम टू द पॉडकास्ट यतिंदर जी। नॉट जस्ट मी बट मेरी पूरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस एपिसोड के लिए। मुजिंदर जी, आप मिस्टर वर्ल्ड 2015, एशियन चैम्पियन 2018 एंड चैम्पियंस ऑफ चैम्पियन 2022। हाँ जी, रिसेंटली इसके अलावा आप एक बहुत बड़े फिटनेस आइकन, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। बहुत लिस्ट लंबी है बट ये सब कहाँ शुरू हुआ? मेरे को बेसिकली जब स्कूल में जाता था तो कुछ विस्परिंग होती थी कान के आसपास, तो वो छोटू, कालू, पतलू, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बट कुछ समय बाद जब ध्यान दिया, मैंने कहा ये मेरे बारे में ही हो रही है। छोटू बिकॉज मेरी हाइट छोटी है, कालू मेरा रंग सांवला है, पतलू क्योंकि मैं बहुत पतला था। मैं एक्चुअली में बहुत पतला था। इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। हाँ, मैं 40 kg या 39 kg था। तो मैंने कहा यार ऐसे तो ज़िंदगी जो है ना वो मतलब नहीं चल पाएगी, आई हैव टू डू समथिंग। तो मुझे था कि बस मैं उस हाइट को बढ़ा लूँ किसी तरह, गोरा हो जाऊँ किसी तरह और पतले से थोड़ा हेल्दी हो जाऊँ। तो मैं ऐसे तो बढ़ नहीं पाया, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बढ़ते हैं। तो जिम जाना शुरू कर दिया, और जिम जब जाना शुरू कर दिया तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में जो मुझे ट्रेन करते थे, जो मेरे पहले कोच थे, उन्होंने मुझे बोला कि यत्न तो टी शर्ट उतारो। तो मैंने टी शर्ट रिमूव किया, तो उन्होंने स्माइल किया। अब मेरा सवाल करने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो मैंने तुरंत उनकी स्माइल के बाद उनसे सवाल कर लिया कि सर आप हंस क्यों रहे हो, यानी मेरी बेकार है ना, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, लेट्स डू वन थिंग, अभी हफ्ते 10 दिन बाद एक कंपटीशन है जो हम जिम का करा रहे हैं, उसमें तेरे को compete करना है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा अभी तो मैं 6 महीने हुए मेरे को। और मैंने कहा, फिर मैंने उनको बोला कि सर मेरे घर में मेरे को मार देंगे जान से, ये मैं ऑयल वॉयल लगा के कॉस्ट्यूम पहन के स्टेज पे मेरे को खुद से ही नहीं आएगा। कह रहे नहीं तुम करो। तो कर लिया, और करने के बाद जीत गया। अब वो 15-16 लड़के थे, उसमें जीत भी गया, तो बहुत बड़ी। तब क्या एज होगी आपकी? मेरी एज तब थी एज इन 9th क्लास। वाह, सो आपने जिमिंग इतनी जल्दी स्टार्ट किया? हाँ, बहुत पहले। हाँ, तो अब लोगों ने बहुत तालियां बजाई है, और वो एक छोटी सी ट्रॉफी मिली। तो मुझे वहाँ से ये नशा लग गया। तो मुझे वो क्लैपिंग का और उन ट्रॉफियों का एडिक्शन हो गया, नशा हो गया। तो बस मुझे लगा कि अब मुझे ये ट्रॉफियाँ इकट्ठी करनी है। और अभी मैं नशा जैसा नेगेटिव वर्ड नहीं बोलूँगी। हाँ। मैं बोलूँगी आपको कॉम्पिटिटिवनेस, हाँ, एक क्वालिटी बन गई कि मैं जीतूं। हाँ, बट हम यंगस्टर को इस शब्द के थ्रू ये समझाना चाहते हैं कि जीवन में हर नशा खराब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कुछ ऐसा नशा करो जैसे जो मैंने किया, जिससे मुझे हेल्प हुआ अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में। तो चलो वो पहला कंपटीशन खेल लिया, और खेलने के बाद पापा ने अप्रिशिएट किया। सो आपकी फैमिली ने फिर सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने मुझे कभी रोका नहीं, दैट्स द बेस्ट थिंग। मुझे लगता है कि सपोर्ट हो या ना हो दैट्स सेकेंडरी, बट रोको मत। नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम हर फील्ड में, अगर किसी का भी पैशन, अगर मेरा पैशन होता बूट पॉलिश करना, तो मुझे उसमें भी रोकना नहीं चाहिए। मे बी द आई एम द बेस्ट, मैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बेटर बूट पॉलिश करता,
वो मेरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, बट पेरेंट्स ने रोका नहीं, तो मैं उनका थैंकफुल हूँ। तो बस वहाँ से कंपटीशन खेलने शुरू किए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मिस्टर सहारनपुर, मिस्टर यूपी। फिर एक एम होता था कि यार मेरे को जूनियर मिस्टर इंडिया बनना है, यानी 18 साल की उम्र से पहले मेरे को मिस्टर इंडिया बनना है, तो वो बन गया। बट जब वो बना था तो फिर मुझे समझ में आ गया था कि आई मेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग इज़ बेसिकली, मैंने उसको इतना अपना लिया, मुझे लगा कि मैंने बर्थ लिया है ये करने के लिए, तो मुझे पर्पस मिल गया लाइफ में। बट डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसने मुझे हेल्प किया, और करते करते फिर आपके सामने बैठा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, स्टिल डूइंग, स्टिल ट्राइंग हार्ड, स्टिल गेटिंग सम मेडल फॉर द कंट्री। वंडरफुल, सो गुड टू हियर दैट। यतेंद्र जी, इतनी यंग एज में आपने ये सब शुरू किया, आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिले? कोई भी लड़का जब अपने 20s में होता है तो सिगरेट, दारू, गर्लफ्रेंड बना लो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कैसे रहे आप फोकस्ड? आई थिंक जैसे कि मैंने बोला, एक तो डेस्टिनी थी, बट फिर भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे अराउंड में, स्कूल में या तो मुझे खींचने की कोशिश करते थे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, एंड वन गर्ल प्रपोज मी कि चलो कॉफ़ी पे चलते हैं। मेरा मन बहुत किया कि जाके देखता हूँ कॉफ़ी डेट, बहुत एक्साइटमेंट भी है ना, 19 साल उम्र है। बट मुझे लगा कि तो मैं वो कॉफ़ी डेट पे गया, एक कॉफ़ी डेट पे भी गया, एक बंक मार के भी गया स्कूल से कहीं, पर दोनों में ना मुझे मज़ा नहीं आया, और उस दिन मेरा जिम छूट गया। तो मुझे लगा कि यार कॉफ़ी पीना ज़्यादा अच्छा था या जिम में वर्कआउट करना ज़्यादा अच्छा था, तो कंपेयर। बिलीव मी, बेचारी लड़की। बिलीव मी, उसके बाद मैं कोई कॉफ़ी डेट पे नहीं गया और मैं कोई बंक पे नहीं गया। मैं आपको एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा कज़न ब्रदर और मैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, एंड द न्यूज़ केम कि मेरे कज़न का ब्रदर डाइड इन द रोड एक्सीडेंट। एंड सडनली मेरे पापा को जब ये न्यूज़ मिली तो उनको मेरा नाम आया, और मेरा नाम आना इसलिए था कि घर में ये चर्चा छिड़ी कि ये गया होगा घूमने। तो जब सारा डिस्कशन हुआ और हॉस्पिटल में जब मेरे फादर पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि वो मैं नहीं था, मेरा कज़न ब्रदर था। देन बट उनका ये था कि उन्होंने मुझे बिठाया उस दिन कि तुमने स्कूल से बंक मारा? मैंने कहा हाँ जी मारा। तो तुम बंक मार के कहाँ गए? मैंने कहा डैड मैं जिम गया था। उन्होंने बोला आर यू श्योर तुम जिम गए थे? मैंने कहा हाँ जी मैं जिम गया था। डन, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा जो स्कूल बंक करके जिम जाता है। तो मेरे पापा कई बार जब फ्रेंड सर्कल में बैठते थे इस बात की वो लेते थे कि मैं नहीं, वो कहते थे अगर यतिंदर स्कूल में नहीं है तो तुम में से कोई भी व्यक्ति अगर चेक करना चाहता है कि अभी मेरे साथ चल के वो कहाँ है, तो वो घंटा घर के पवनवेला मार्केट में अभी जिम में होगा, वर्कआउट कर रहा होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर वो बंक मार के जिम जा रहा है दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। वो कॉफ़ी डेट पे जाने के बाद, घूमने जाने के बाद ये पता चल गया कि एक्सरसाइज, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है। उस दिन से लेके आज तक न लंबी गाड़ी, ना बड़ा घर, ना कोई लड़की, ना कोई घूमना फिरना, कोई आकर्षित नहीं करता। मुझे होता है कि अगर मुझे टाइम मिला है तो मुझे जिम में जाना है। तो यंगस्टर से भी यही बोलूँगा यार कि घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, गर्लफ्रेंड भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी अपने लिए उतना टाइम तो निकाल लो। और ये है टेम्परेरी आकर्षण। तो मुझे था कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हों। दूसरी चीज़ होती है यतिंदर जी, स्पेशली जो लोग वर्कआउट शुरू करते हैं, मैंने भी बहुत बार शुरू किया है, हज़ारों बार शुरू किया है, कंटिन्यू बहुत बार इनिशियली नहीं कर पाते, क्योंकि जब पहला दिन लेग वर्कआउट करके घर आते हैं तो इतनी सोरनेस होती है कि ऐसे लगता है कि अब तो नहीं उठा जाएगा, और अगला दिन मिस कर देते हैं, तीसरा दिन मिस कर देते हैं, और फिर जिम से एक नेगेटिव वो बन जाती है कि हाय जिम जाके तो सब दुखता है,
कौन ये सलूनी यतिंदर बोल रहे हैं कि बड़ा एनर्जी फील होता है, किधर है एनर्जी, हमें तो नहीं हो रहा। तो प्लीज़ बताइए कि जब आपने शुरू किया तब आपको ये फील होता था और आप कैसे इसी सोरनेस को टैकल करते थे? एक्चुअली ये तो है कि जब आप इनिशियली जिम ज्वाइन करते हो और आपका पर्पस कुछ भी हो, मसल बिल्डिंग, वेट लॉस या जनरल फिटनेस, जब भी आप मांसपेशियों की यानी मसल्स की वर्कआउट करोगे तो वो स्टिफ तो होंगे, बट जब आप उसको छोड़ दोगे हैं तो वो कुछ दिन तक ज़्यादा दर्द करेंगे और ज़्यादा स्टिफ होंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पर्पस फाइंड आउट कर लेना चाहिए। इफ़ आई एम गोइंग टू द जिम, वाई आई वॉन्ट टू गो टू द जिम, मुझे क्यों जाना है? जस्ट टू बी कि मेरे फ्रेंड ने बोला यार शाम को 6 बजे तू खाली है, हाँ मैं खाली हूँ, चल जिम चलते हैं, तो तुम जिम घूमने नहीं जा रहे हो। बट अगर तुम घूमने भी जा रहे हो देन ऑल्सो आप पर्पस डिफाइन करो। मुझे जो लगता है कि अभी 60% लोगों को जिम क्यों जा रहे हैं वो ही पर्पस नहीं पता, बस उनके फ्रेंड्स जा रहे हैं तो उनके साथ वैसे ही वर्कआउट कर लेते हैं। और आई वुड ऑल्सो ऐड गलत पर्पस बना लेते हैं कई बार। हाँ बिल्कुल, पर्पस के तहत आप जिसके अंडर ट्रेन कर रहे हो खुद से मत करो प्लीज़। मैं हाथ जोड़ूंगा कि तुम खुद से बाकी 22 घंटे व्यतीत करते हो ना, 1-2 घंटे किसी अच्छे एक्सपर्ट, ट्रेनर, गुरु, टीचर उसको दे दो और उसको बता दो भैया मेरा ये पर्पस है, इस पर्पस को फुलफिल कराने में तुम मुझे हेल्प करो, ठीक है? तो उससे क्या होता है, उससे तुम्हें सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो जब जिम तुम स्टेप इन करोगे वो ट्रेनर, वो कोच, गुरु, टीचर तुम्हें मोटिवेटेड करने में और उस वर्कआउट को फिनिश करने में हेल्प करेगा। बट ऑफ कोर्स पेन, एक्स होंगे, बट अगर आप कंसिस्टेंटली परस्यू करते रहोगे तो आई थिंक 2 या 3 हफ्ते के बाद आपको उसकी इतनी एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि एज यू सेड कि हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, आप खुश रहने लगते हो, स्ट्रेस कम होता है, बाकी चीज़ें कम सोचते हो जब आप वर्कआउट करते हो, और आयरन से लड़ के थोड़ा ज़िद्दी हो जाते हो तो लाइफ में आपको और सारी चीज़ें करना ईजी हो जाता है। तो वो इनिशियली फेज़ है पेन का, बट दैट पेन मे बी गिव्स यू द पर्पस ऑल्सो। बट आपका पहले दिन से पर्पस क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को मसल बनाने जाना है, मेरे को वेट लॉस करने जाना है, या मुझे घूमने जाना है। अगर तो घूमने जाना है तो तुम घूम के आओ फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 मेजर टेकअवेज, 1 इज हैविंग अ क्लियर पर्पस, नंबर 2 गेट अ ट्रेनर। अगर सलमान खान जो लास्ट 30 साल से जिम कर रहा है वो भी ट्रेनर्स के साथ ही जिम करता है, तो मैं आज तक कर रहा हूँ। एग्जैक्टली राइट। सो दैट्स नंबर 2 एंड आई वुड ऐड नंबर 3 व्हिच इज द बेस्ट सोल्यूशन टू सोर बॉडी इज टू गो बैक टू वर्कआउट टू सॉल्व फॉर सोरनेस। हाँ ग्रेट, तो ये तो आपने 10 मिनट में इनफ टेक अवे दे दिया है। सो यतिंदर जी, सोरनेस से आगे बढ़ते हैं, राइट? इंजरीज, आपके जैसा पर्सन जिसके लिए जिमिंग इतनी इम्पोर्टेंट है, क्या आपने कभी इंजरीज फेस की? देखो वैसे तो जो किसी भी खेल को खेलता है उसको चोट लगनी तो नॉर्मल है। तो इंजरी इज बेसिकली स्पोर्ट्समैन की फ्रेंड्स, ठीक है? तो वो लगा ही रहता है उनका। बट किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ख़राब फेस होता है जब उस इंजरी की वजह से वो जो खेल है उसको खेल नहीं पा रहा। लेट्स से मुझे 2004-5 में इंजरी हुई, स्पाइन इंजरी। सो आई वॉज डूइंग द हैवी स्क्वाटिंग इन द जिम, गिर गया एंड देन कुछ हुआ। तब उतना भी नॉलेज नहीं थी कि क्या हुआ। तो फिर बाद में पता चला कि मेरे स्पाइन में जो डिस्क हैं बेसिकली वो डैमेज हो गई हैं। अब वो डैमेज हो गई हैं तो क्या होगा, तो भी इतना भी नॉलेज नहीं थी। तब पढ़ना नहीं शुरू किया, तब मैंने पढ़ना उसके बाद शुरू किया। तब तक वो पहलवानी वाला जुनून सिर पे सवार था, ये लगता था बस एक्सरसाइज करो, कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो फिर समझ में आया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका एक ही सॉल्यूशन है, सर्जरी। सो फिर सर्जरी हुई, बट सर्जरी के बाद मुझे पता चला कि अब मैं वर्कआउट करूँगा या नहीं करूँगा, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। बट डॉक्टर ने बोल दिया बिकॉज ऑफ कि 5 डिस्क तुम्हारी डैमेज हो चुकी हैं, सर्जरी हो चुकी है, सो यू कांट लिफ्ट वेट अगेन। तो मैं ऑलमोस्ट 18 महीने व्हील चेयर पर रहा, जब मैं सिर्फ एक कमरे में वॉशरूम में अपना समय व्यतीत कर रहा था, बॉल्स को देख रहा था, फ़ैन को देख रहा था, अपनी मम्मी को देख रहा था रोती को, भाई को देख रहा था सैड, पापा को देख रहा था सैड। बट मैं ये देख रहा था क्योंकि मैंने
वर्कआउट के अलावा लाइफ में और कुछ सीखा नहीं है। फादर का बिजनेस आता नहीं है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है, क्योंकि मुझे था बस मुझे यही करना है, एंड दैट इज़ ऑन क्वेश्चन मार्क नाउ व्हाट टू डू, क्या करूँ। इससे एक मैसेज भी आता है। तब बस मन और दिमाग बेसिकली बोलता था कि अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो यहाँ तक आने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। सो उस टाइम पे फिज़िकली तो मुझे पता नहीं मैं कैसे चल पाया दोबारा, बट माइंड को एक्टिव रखा हर दिन, माइंड से कि जिस दिन भी मैंने माइंड मेंटली गिव अप कर दिया उसके बाद मैं दोबारा बॉडी बिल्डिंग कभी नहीं कर पाऊँगा। बट वो 18 महीने भी बीत गए। उसके बाद समझ में आया कि कैरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट एंड ये कितने ज़रूरी होते हैं। मैंने काफ़ी डॉक्टर से सलाह ली, काफ़ी से मिला, बहुत सारे लोगों ने बोला कि यतिंदर इट्स नॉट कुछ कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, देयर आर फ्यू मूवमेंट्स जो तुम नहीं कर सकते, बट ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन करो। देन मैंने ACSM किया, प्रोग्रेसिव फिटनेस किया, पढ़ा कि विच आर द एक्सरसाइज जो बिना लेट्स से मैं बोलूँ कि अगर पूरी स्पाइन मेरी एक्टिव नहीं है और 5 डिस्क के बिना जो बची हुई हैं उनसे एक स्पोर्ट्स को कैसे खेला जा सकता है, किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, वो भी एक बेस्ट पार्ट हुआ कि मैंने उसके जरिए बुकिश नॉलेज बहुत ले ली। बट उसके बाद आई थिंक वो 18 महीने निकल गए एंड मैं बैक टू ज़ीरो हो चुका था, बैक टू स्क्रैच। फिर से काम करना शुरू किया विद द फैमिली सपोर्ट, सब ने बहुत सपोर्ट किया। एंड 2010 में गुवाहाटी में मैं अगेन मिस्टर इंडिया बना, बेस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर बना। आई थिंक बस वही है। पहली बात तो यंगस्टर को ये समझना चाहिए कि आपको उतना वर्कआउट करना चाहिए जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। अगर आपका दोस्त 200 केजी की डेडलिफ्ट मारता है, डजेंट मीन कि आप भी 200 केजी की डेडलिफ्ट मारो। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, जिद्दोजहद बिल्कुल नहीं। जितना हो सकता है इंजरीज से बचो, बट अगर हो गई है तो उसका क्योर भी हो जाता है, बट उसके लिए फिर आपको डॉक्टर्स की हेल्प, कैरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट। बट मैं इन सब के साथ साथ मेंटली आई थिंक बहुत स्ट्रांग था एंड भगवान मेरे साथ था। तो फिर मैं 2010 से फिर अब तक उसको परस्यू कर रहा हूँ। स्पाइन में अभी भी दिक्कत होती है कभी कभी, बट आई नो उसको कितना, मतलब अगर स्क्वाट करना है तो कितनी डिग्री पे बैठना है, उससे नीचे नहीं जाना, लेग प्रेस नहीं करनी, अगर करनी है तो सिंगल लेग प्रेस करो, वेट को कब होल्ड करना है, कब ब्रीद आउट, कब कंट्रोल, वो सारी चीज़ें। सो सुपर्ब, राइट? आई एम सो ग्लैड कि आपने ये स्टोरी शेयर की। इट्स सो इंस्पायरिंग यतिंदर जी। आपका अब डेली रूटीन कैसा दिखता है? व्हाट इज इट? हमें बताइए कि एक यतिंदर जी की लाइफ में एक दिन कैसा दिखता है? देखो, अब मैं सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहा, ठीक है ना, अब बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब क्योंकि जब मैं इस पैशन को परस्यू कर रहा था तो मैंने बहुत बातें सुनी लोगों की ना, कि बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में फेम नेम नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में मीडिया नहीं है, तो कैसे करोगे? बॉडी तो बना लोगे, कंपटीशन जीत जाओगे, बट हाउ यू सर्वाइव? अपनी यंग मतलब आने वाली जनरेशन को कैसे फीड करोगे? तो सिमिलरली मैंने तब से ही एक माइंडसेट था कि मैं बॉडी बिल्डिंग तो करूँगा, बट पैरेलली अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करूँगा टू डू, कि मुझे एक तो इस पैशन को लॉन्ग टर्म तक अगर परस्यू करना है, मैं दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला सकता, ठीक है। तो मुझे अपनी अर्निंग सोर्स, तो मैं बेसिकली पहले ट्रेनर था, फिर किसी ने बोला पर्सनल ट्रेनिंग कराओ, वो भी कराई, फिर किसी ने कुछ बोला, तो मैं अभी 5-6 इसके अराउंड में 4-5 बिजनेसेस कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है कि उतना ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाता। मैं आते हुए भी डिस्कस कर रहा था कि अपना एक सप्लीमेंट, और अब आप एक बहुत बड़े डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं। बट सच बताऊं, मैं कभी आई एम नॉट अ डिजिटल क्रिएटर एक्चुअली। अगर मैं बोलूं, वो तो हो गया। किसी ने बोला कि लॉकडाउन में कि भैया आपको इतनी नॉलेज है, ये एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दो। मैंने कहा यार मुझे लोगों को एक्सरसाइज कराना आता है, खुद करना आता है, मुझे पता है कि कैसे क्या खा के आप तंदुरुस्त रह सकते हो, बट मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, मुझे उतना अच्छा बोलना भी नहीं आता, तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप बोलो, एक मोबाइल रखो, बोलो, एंड दैट वीडियो गॉट वायरल। एंड देन उसके बाद जब पहला पे आया यूट्यूब से, तब पता चला अच्छा यूट्यूब से पैसे भी आएंगे। सो बेसिकली एक तो तुम लोगों की हेल्प करोगे,
पैसे भी आएंगे और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जानेंगे। दैट मीन्स मेरे गांव में जहाँ जिम तो है, शौकिया लड़के भी हैं, बट उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो अब मैं तो वहाँ जा नहीं सकता, बट एटलीस्ट वीडियो तो वहाँ जा सकती है। तो फिर इसी तरीके से करते करते अब हम ये आई थिंक 50 लाख होने वाले हैं ओह वाओ, यूट्यूब पे हमारे। कांग्रेचुलेशन। हाँ, तो बट अभी अगर पूछोगे मेरा दिन 70% जाता है इन बिजनेसेस को रोल आउट करने में, कंटेंट बनाने में, यतिंदर सिंह एज ए पर्सन को और किस तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं। जब ये पॉडकास्ट का वो भी आया था, मतलब टीम के साथ डिस्कशन हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए। बिकॉज यतिंदर सिंह को और ज़्यादा लोग सुनेंगे और ज़्यादा लोग जानेंगे, जितना ज़्यादा जानेंगे तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जाओ, बोलो, लोगों को समझाओ और आपसे कुछ सीख लूँगा नहीं बिजनेसेस के गुर। थैंक यू सो मच, आप आए। आई थिंक हमें बहुत कुछ सीखना है आपसे। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने जो फिगर आउट कर लिया है, आप जितने ज़्यादा लोगों तक ये बात, ये स्टोरी पहुंचा सके, उतना इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। हाँ, अब पता नहीं कब मुझे ये लगा कि मुझे बातें करने का भी बहुत शौक है, तो मैंने कहा चलो, अगर बातें करने का शौक भी है बट अच्छी बातें करते हैं, तो वही जैसे आपने बोला, तो मैं कोई डिजिटल क्रिएटर नहीं हूँ। हाँ, आई स्टार्ट माई जर्नी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, वो मैं हमेशा रखूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे बनाया है। तो मैंने लास्ट ईयर कंपटीशन खेला है, इस साल वो बिजनेसेस को, डिजिटल मीडिया को थोड़ा बड़ा करना है, प्लेटफॉर्म को बड़ा करना है। आई टुक अ ब्रेक, बट वो यतिंदर सिंह अभी बैठा हुआ है, वो हमेशा रोज मुझसे पूछता है व्हेन, कब कंपटीशन। मैं बोलता रुक जा अब। तो नेक्स्ट ईयर आई एम प्रिपेयरिंग कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से compete करूंगा एट द एज ऑफ 42। वाओ। उससे एक मैसेज जो मैं देना चाहता हूं कि अगर आपका लाइफ बैलेंस्ड है और आप कमिटेड हो टूवर्ड्स योर गोल, तो आप अपने बिजनेसेस, अपने बाकी काम, फैमिली, सबके साथ साथ आप अपने पैशन को भी परस्यू कर सकते हो। तो मुझे लगा कि मैं कभी भी अगर बॉडी बिल्डर बनूंगा तो मुझे साथ में अपना वैसा वोकल भी रखना है, सो दैट मैं इस पूरी फिटनेस फिटर्निटी को, बॉडी बिल्डर्स को साथ में लेके चल सकूं, साथ में लेके चल सकूं। क्योंकि जो स्टेज मुझे मिलेगी, जैसे आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला है, इससे मैं उन बॉडी बिल्डर्स को, हर उस इंसान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वेट करो, एक्सरसाइज करो, अपनी शख्सियत निखारो, कंपटीशन जीतो, गुड, बट पैरेलली अपने लिए इनकम भी जनरेट करो, बट सेम टाइम अपने वोकल को भी स्ट्रॉन्ग करो, सो दैट किसी भी चेयर पे बैठ के आप ये बता सको हु यू आर। अब मैं पॉज ले रही हूँ, आपने इतनी ब्यूटीफुल बात की कि एक पॉज डिजर्व करता है। कौन सी चैंपियनशिप के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? सच बताऊं, एक्चुअली अभी ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सी, बैक ऑफ द माइंड में 2-3 हैं, बट मैं 2-3 में से ही एक चूज़ करूँगा। जिस दिन मैं ये चूज़ कर लूँगा, मैं पूरी टीम में, पूरी फैमिली में ये सर्कुलेट कर लूँगा कि यतिंदर सिंह वांट टू compete अगेन इन दिस चैम्पियनशिप, प्लीज़ हेल्प मी अराउंड। तो हेल्प करो, तो सब फिर वर्क को उसके अराउंड स्ट्रक्चर कर देंगे, मेरी फैमिली उसके अराउंड स्ट्रक्चर हो जाएगी, हर चीज़ उसके अराउंड स्ट्रक्चर हो जाएगी। सॉरी टू इंटरप्ट, कितना प्रिपेयर करना पड़ता है? वैसे तो 365 दिन करना पड़ता है। अगर आप आज भी मेरा दिनचर्या देखोगे, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, डू कार्डियो, उसके बाद लेट्स से फर्स्ट मील, सेकंड मील, थर्ड मील, ठीक है, प्री वर्कआउट मील, वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट मील, डिनर। तो बेसिकली इनको हम नाम नहीं देते, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। मील 1, मील 2, मील 3, मील 4, मील 5, मील 6, इन्हीं के बीच में आपको अपने पूरे डे को प्लान करना है। 6 मील्स आप बहुत खा रहे हैं यतिंदर जी। हाँ, पूरे डे को प्लान करना है। उसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, कार्डियो भी करनी है, फिर सब कुछ। तो अगर इफ़ यू वांट टू बी कम्पीट, तो आपको 365 दिन करना पड़ेगा। बट अगर मुझे मार्च या अप्रैल में प्रेप करना है, स्टेज पे होना है, तो उसके लिए मैं नवंबर और थोड़ा सा एडवांटेज ले सकता हूँ। बट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फुल डिसिप्लिन, 20 वीक्स फुल डिसिप्लिन। वैसे तो 12 हफ्तों में हो जाता है, बट बिकॉज मेरी एज अभी 35 या 34 या 32 नहीं है,
और मुझे उनके साथ compete करना है, तो उनको लगेंगे 12 से 15 हफ्ते, मुझे लगेंगे मे बी 20 से 22 हफ्ते। और आप दिन के कितने घंटे वर्कआउट पे स्पेंड करेंगे? उस टाइम मैं करूँगा ऑलमोस्ट 4.5। वाओ, सो वुड दैट 4.5 बी एट स्ट्रेच या 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को? नहीं, मैं सुबह करूँगा कार्डियो 50 मिनट, मॉडरेट पेस कार्डियो, जिसमें मेरा टारगेट होगा कि जो बॉडी फैट है बेसिकली उसको बर्न करना। फिर एक कोई स्मॉल मसल ग्रुप, मे बी काफ, मे बी एब्स, मे बी बाइसेप्स, मे बी ट्रैप्स, ये करना। एंड शाम को 1.5-2 घंटे बड़ा मसल ट्रेन करना, मे बी बैक, लेग्स, चेस्ट, वो। तो उस तरह से शेड्यूल को करना पड़ता है, बट अंडर सुपरविजन। तो कोच क्या बोलूँ, इज़ अ स्मॉल वर्ड फॉर हिम, बट थैंक्स टू मिस्टर केन शर्मा जी, जिनकी वजह से मैं हूँ एक्चुअली। तो ही इज़ द मैन बिहाइंड, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सिखाने से मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो मुझे हर दिन उनसे शेयर करना पड़ेगा कि सर आज मैंने कार्डियो जब कर रहा था मेरा हार्ट रेट इतना था, जब मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तो मैंने ये फील किया कि बिकॉज आई एम 42 मे बी माई मसल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट मच, सो वट ऑल द चेंजेस डू यू फील जो मुझे करने चाहिए? डू यू नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन या फिर मुझे कोई एक्स्ट्रा मिनरल ले लेना चाहिए? हर दिन डिस्कस होगा 5 महीने, तब जाके आप कोई बड़ी चैम्पियनशिप खेल पाओगे। बट मुझे खेलने के लिए नहीं खेलना, मेरा प्रॉब्लम ये, मुझे जीतने के लिए खेलना है। तो मुझे हर 1 घंटे को फिर वैसे सीरियस लेना पड़ता। वाओ, सो आई थिंक मुझे एक नंबर 2 टेक अवे मिला है फॉर एवरीवन लिसनिंग टू अस। पहला टेक अवे था कि पर्पस फाइंड आउट करो अपने जिम जाने के लिए। दूसरी चीज़ कि ट्रेनर कोच कितना ज़रूरी है। मतलब आप इस लेवल पे आके भी आज आपके कोच को याद कर रहे हैं। नहीं, ही इज मतलब ही इज एवरीथिंग। मतलब एक्चुअली मैं जब इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स ये सब पढ़ रहा था, तब मुझे टीचर का इम्पोर्टेंस, महत्व नहीं पता था। बट जब मैं इस पैशन को परस्यू करके बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, नाउ आई गेट टू नो व्हाट टीचर इज एक्चुअली। टीचर इज नॉट जो आपको टीच कर सके, उसको तो आपको अपने बच्चे की तरह, मतलब जैसे सर मुझे अपने बच्चे की तरह रखते हैं, तो उनको मुझे सिर्फ ये नहीं बताना होता कि यतिंदर ये खाना है, ये एक्सरसाइज करनी है। ना, आज कैसा फील हो रहा है, ना आज कैसा फील कर रहा है। चैंपियनशिप जीत के मैं कॉल करता हूँ सर को, सर मैं चैंपियनशिप जीत गया, ही इज़ नो, वो एक्साइटमेंट नहीं होता उनका। फिर मैं फ़ोन काट देता हूँ, मैंने कहा सर एक्साइटेड क्यों नहीं है, कॉल हिम अगेन। सर मैं कॉम्पिटिशन जीत गया हूँ, ठीक है। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा कि जब जीतोगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, क्योंकि तुम बहुत दिन हारने के बाद मुझे कॉल करोगे, सर मैं तो हार गया, बट रोना नहीं। तो अपने आप को एक मतलब उस लेवल पे रहना है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं, बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा। एंजॉय दिस स्पोर्ट्स एज दिस गिव्स यू लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, और जब तक तो इसको एंजॉय करता रहेगा तब तक तो इसको परस्यू करता रहेगा। तो उनका तो बहुत अहम रोल है। तो ये आप मेरे थ्रू यंगस्टर्स को मैसेज दो कि उनको जब भी वो जिम में जाते हैं और जिस मशीन को इस्तेमाल करते हैं, जिस वज़न को उठा के अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उनको अराउंड में ना किसी ट्रेनर और किसी ऐसे पर्सन की जो उनको लगता है उनको गाइड कर सकता है, अपनी ईगो को ठंडा रख के उससे हेल्प मांग लेनी चाहिए। Got it. Let's start from people जो बिल्कुल भी जिम नहीं जाते या वेट ट्रेनिंग नहीं करते। आपके हिसाब से क्यों वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है और क्यों सबको ये करना चाहिए? आई थिंक वेट ट्रेनिंग करना सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने मसल को स्ट्रेंथन करना है। मैं मतलब क्योंकि मैंने आपको बोला, मैंने बुक्स बहुत सारी नहीं पढ़ी, मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं। तो अर्ली एज में जब मैं सांवला दिखता था, हाइट में छोटा था, दुबला था, बहुत इनसिक्योर था, तो वेट ट्रेनिंग ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे संभाला और मेरी शख्सियत को निखारा। और फिर मुझे लगा कि सांवले होना इज़ नॉट एनीथिंग, उसमें कोई गलत नहीं है। हाइट छोटी होना ये नहीं दर्शाता कि आप लाइफ में कितना अचीव करोगे। मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि मेरे तो ऐसे भी दिन थे कि जब मैं कोई भी फेयरनेस क्रीम को काफ़ी सारी हाथ पे लेके वॉशरूम में खूब रगड़ता था, क्योंकि मुझे लगता था गोरा होना इज़ मैंडेटरी इन क्लास।
और लंबी हाइट होना इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। सो कई बार तो ऐसा होता था कि मैं कुछ समय तक बिना बोले रहता था क्लास में, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो गलत होगा। ना हो। बट मुझे फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे वेट ट्रेनिंग करना शुरू करा, समझ में आया कि नहीं। और बेसिकली मेरा वर्कआउट करने का रीज़न भी यही है, उस यतिन को यतिंदर सिंह बनाना था। और मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई मिस्टर वर्ल्ड बनना था या मिस्टर एशिया बनना था, मुझे बस जस्ट ग्रूम होना था, सो दैट मैं कॉलेज में जाऊँ तो कॉन्फिडेंटली वॉक कर सकूँ, बैठ सकूँ, किसी से बात कर सकूँ, अपनी आवाज़ को थोड़ा बुलंद बना सकूँ, अपने शब्दों को किसी के सामने रख सकूँ। समझ में किसी को आए या ना आए दैट्स सेकेंडरी, आप रखो तो सही। तो आई थिंक अब वेट ट्रेनिंग ने, मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया कि मुझे वेट ट्रेनिंग ने कैसे हेल्प किया। अगर ये वेट ट्रेनिंग ना होती, ये जिम ना होता, वो 4 दीवारी ना होते, वो डंबल ना होते, वो रॉड ना होते, वो मशीन ना होते, तो हो सकता है कि मैं अपने आप को बहुत पहले कहीं खो चुका होता, मिक्स हो जाता, जैसे दूध में चीनी मिक्स हो जाती है ना, जिसको निकाल नहीं सकते। तो और आज भी यही है, मोटा पतला, लंबा छोटा, गोरा काला, मुझे लगता है कि हर यंगस्टर को इससे बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, और अपनी हेल्थ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। बट हम बात कर रहे थे कि वेट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड जस्ट टू स्ट्रेंथन योर मसल, बिकॉज लेटर एज में जाके आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम होनी है, बट उस समय अगर आपके मसल स्ट्रांग रहे तो आपको जॉइंट को सपोर्ट करेंगे टू सर्वाइव यू फॉर अ लॉन्ग एंड बट बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड हो जाती है वेट उठाने से, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह ये बोला है, लोग नहीं मानते बट हम बिलीव करते हैं। जो दिल और दिमाग से खिलाड़ी होता है वो ये उस बात को मानता है, बिलीव करता है कि लोहा इज नॉट फॉर अस, इज नॉन लिविंग थिंग, आयरन इज अ लिविंग थिंग फॉर यू। तो मैं हर दिन जिम में जाता था, उस लोहे से बात करता था कि मुझे उससे क्या चाहिए। वो सुनता नहीं था ना समझता था, बट मैं ऐसा मानता था ये सुनता भी है और समझता भी है, मांग यतिंदर इससे क्या मांग सकता है। तो मैं उससे हमेशा मांगता था कि कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें प्यार से इस्तेमाल करूंगा, जो मुझे चाहिए वो बना दो, थोड़ी सी मसल बना दो, सो दैट कपड़े पहनूं, कॉलेज में जाऊं, स्कूल में जाऊं तो अच्छा लगे। तो जब वो यतिन उस वेट, उस जिम, उस ट्रेनिंग से यतिंदर सिंह बन सकता है, तो आज के युवा को ये समझना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड होती है, बट सेम टाइम जब मैं ये लोहे से लड़ रहा था, मेंटल इतना ज़्यादा जिद्दी, स्ट्रांग बन चुका था कि अब मैं किसी और चीज़ में हार नहीं सकता। आई एम हेयर टू विन। उसके साथ साथ पर्सनालिटी, मतलब आपका पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है, जिसमें आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स, आप क्या बात करते हो, कैसा सोचते हो, क्या समझते हो, लोहा अच्छे से आपको बना देता है अपने जैसा, जो कभी टूटता नहीं है। आप जो बोल रहे हो वो मैं आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि एक एटीट्यूड चेंज, एक पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, एंड वो उस 1 घंटे या एक जिम के अंदर सीमित नहीं रहता, नहीं। वो आपकी पूरी लाइफ में छाने लगता है। हाँ, वही है कि आप इतने ज़्यादा डिसिप्लिन, किसी भी खेल से जुड़ के आप इतने ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हो कि वो डिसिप्लिन आपकी अराउंड लाइफ में दिखने लगता है, जिससे कि आपको लोग जज करते हैं कि अगर ये डिसिप्लिन है तो दैट मीन्स ही इज़ अ गुड पर्सन। और जो अपनी फिजिक को अच्छे से रखा हुआ है, जिसने अपने शरीर को अच्छे से रखा हुआ है, ये आई थिंक जो इसको काम तुम सौंपोगे उसको भी अच्छे से रखेगा। तो रियली बिकमिंग अ विनर, बिकमिंग अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वो एक गिव अप ना करना और लगे रहना किसी चीज़ पे आती है। यहाँ खेल आपको ये तो सिखाता है कि रोज़ आपकी जीत नहीं होगी, 365 दिन में से हो सकता है सिर्फ 65 दिन तुम जीतो, बट 300 दिन जो हारोगे, उससे जो सीखोगे, वो अगले साल आपको 65 को डबल करके देगा। तो बेसिकली स्पोर्ट्समैन को ना हर परिस्थिति में रहना, ढलना आ जाता है। तो मैं आपके साथ समक्ष बैठ के बोल पा रहा हूँ, दिल में जो भी कुछ है वो अगर मैं आज आपको समझा पा रहा हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द बैक हैंड ऑफ यतिंदर सिंह, कि ठीक है मैं हूँ तेरे साथ, तू करता चल। बट वो बना ही है सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से। अगर मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स नहीं होता, मैं सच में बोलूँ, मुझे नहीं पता मैं अब क्या कर रहा होता। यतिंदर जी, आप when do you recommend people to start gymming? Because आपने इतनी जल्दी छोटी एज पे स्टार्ट कर दिया, which was really fascinating to hear. हाँ, बहुत सारे लड़के अब जिम जाना शुरू ना कर दें 14-15, बट मुझे लगता है कि जिम जाने की
बेस्ट एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15-16 के अराउंड, बिकॉज वो एक ऐसी एज है कि जब आप बहुत जल्दी अपने आप को मोल्ड कर सकते हो थ्रू मतलब किसी भी एक्टिविटी में। उससे पहले मुझे लगता है कि आपको ग्राउंड प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको एक्चुअल स्पोर्ट्स खेलने चाहिए और आपको भाग दौड़ करनी चाहिए, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, Stamina स्पोर्ट्स endurance. खेलो। बट इफ़ यू वांट कि आपको वेट लिफ्ट करना है, वजन उठाना है जिम में जाके, तो 15 से 16 जब तुम टर्न हो रहे हो, वुड बी द बेस्ट एज टू डू दिस। वंडरफुल। इनिशियली जिम में घुस के एक ऑकवर्ड फीलिंग आती है जब पहले शुरू करते हैं कि होम नहीं फील करता है, ऐसे लगता है कि कॉन्शियस फील करता है, क्या हमने कपड़े ठीक पहने हैं, क्या हम बाकी लोग जितने फिट नहीं हैं, हम ओवरवेट है, ये सब चीज़ों के लोगों के मन में होता है और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाती है। कुछ हद तक लोग जाना छोड़ देते हैं और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या आपकी एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, कोई टिप होगी फॉर पीपल जो शुरू कर रहे हैं जिम जाना? तो बिल्कुल सही बात है। ऑफ कोर्स जिम में आप किसी को पतला देखोगे या किसी की अच्छी फिजिक देखोगे, देन आप खुद को देखोगे और तो थोड़ा डीमोटिवेशन होना या फिर डिमोरलाइज होना नॉर्मल है, कोई भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि कांट वी जिम जाने से पहले हम खुद से प्यार कर लें, अपने शरीर से प्यार कर लें। तो मुझे ये लगता है कि आप जैसे भी हो, जिस भी स्ट्रक्चर में हो, ठीक है ना, आप अपनी सोल से प्यार करो पहले तो। क्योंकि देखो मेरी बॉडी आज है, ये बात तो निश्चित है कि 45, 48, 50 के बाद ये ढलनी शुरू होगी, स्किन भी लूज होगी, ये चश्मा और में भी शायद और बड़ा लग जाए। बट एक चीज़ कभी नहीं होगी, मेरी सोल जब तक मैं हूँ तब तक मेरे से जुदा नहीं होगी। तो बट ये चीज़ बोलनी आसान है पर प्रैक्टिकली लाइफ में समझना इज़ वेरी डिफिकल्ट। मुझे भी बहुत समय लगा। तो जितने भी लोग जिम जाते हैं तो जिम में एंटर करके वो सबसे पहले तो ये समझ ले, मैं जैसा भी दिखता हूँ, ठीक है ना, मुझे उसको इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, वो बाद में है। बट आज वाले से मैं पहले प्यार कर लूँ, जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। फिर लेफ्ट राइट मत देखना ट्रेडमिल पे भागते हुए कि मेरी लेफ्ट राइट में कौन है। खुद पे फोकस करो, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने इसी टॉक में बोला था कि आपको किसी से तो फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी जिम में। तो अब अपने लेफ्ट वाले से करो, अपने राइट वाले से करो, उससे बेहतर है मशीनों से, वेट से, जिस पर्पस के लिए आप गए हो उस पर्पस से फ्रेंडशिप कर लो, सो दैट वो फ्रेंड आपको हर दिन जिम आने पे मोटिवेट करे, हर दिन जिम आने के बाद आपकी मदद करे। और कोशिश करो कि फ़ोन पे बातें कम, किसी से ज़्यादा डिस्कशन ना करके आप वो 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, मे बी 45 मिनट्स, मे बी 30 मिनट्स नॉन स्टॉप फॉलो योर शेड्यूल, जो कि आपके ट्रेनर या आपके किसी ने भी, जो भी आपका कंसर्न पर्सन है, उसने दिया है। जब आप उस प्रॉपर शेड्यूल में अपने आप में और वेट में, मशीन्स में इनका ट्रायंगल बना लोगे कि मुझे ये करना है, मैं करूँगा इस मशीन से, मुझे ये दूसरा करना है, मैं करूँगा इस मशीन से, वो एक ट्रायंगल जब बना लोगे और जब आपकी वर्कआउट हो जाए उसके बाद आप बात करो या फ़ोन पे बात करो। बट मैंने देखा है आजकल तो जिम, जैसे मैंने बोला, जिम जाना ज़रूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जबकि मैं ये बोलता हूँ जिम जाना ज़रूरत है ना। तो लोगों को लगता है जिम जाना ज़रूरत नहीं है, जिम इज़ अ फैशन। अगर मैं जिम नहीं जा रहा तो मैं आई एम डू समथिंग रॉन्ग मेरे, क्योंकि मेरे साथ वाले तो जब मुझे शाम को मिलेंगे पार्टी में बोलेंगे आप कौन से जिम में जाते हो, हु इज़ योर ट्रेनर, अच्छा वो इज़ तो टू एक्सपेंसिव, वेरी नाइस, उनका नंबर देना। तो बेसिकली ये बातें ज़्यादा होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो ट्रायंगल, एक वर्कआउट शेड्यूल, ठीक है, खुद में, खुद के शरीर से प्यार करना और वो मशीन्स, इनमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, बट मैं गारंटी करता हूँ 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद आपका जो गोल है, पर्पस है, वहाँ तो आप नहीं पहुँच पाओगे, बट अराउंड में कहीं घूम रहे होगे नज़दीक में। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट ये फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। गॉट इट। यतिंदर जी, ये बताइए कि अगर हम जिम शुरू करें और लेट्स से किसी ट्रेनर है तो बहुत इजी हो जाता है, ट्रेनर बताता है और फॉलो करते जाते हैं। बट लेट्स से ट्रेनर नहीं है और कोई हमें आज सुन रहा है और डिसाइड करता है कि बस अब कल से जिम में घुसे, एक न्यू बिगनर
को क्या फॉर्मूला हम दे सकते हैं कि वो खुद जाके कुछ शुरुआत कर सके? तो लेट्स से चलो ये भी सिचुएशन है अगर कि कोई गाइड करने के लिए नहीं है और तुम्हें जिम जाना ही है, फिर पर्पस कुछ भी हो, ठीक है ना, तो हम पर्पस को साइड में रखते हैं और उस पर्पस के कुछ भी हो उसको डिफाइन नहीं करते हैं, बट एक बेसिक वो करते हैं। किसी को भी जिम में एंटर करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ याद रखनी चाहिए कि वार्म अप मीन्स मे बी साइकिलिंग, मे बी वॉक, ट्रेडमिल पे वॉक करो 10 मिनट्स, मे बी 10 मिनट्स इलेक्ट्रिकल चलाओ, जंपिंग जैक्स करो, या कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज जो आप अपने दिल को समझाना चाहते हो कि मैं ये एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूं, सो प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि तुम ही हो जो मेरे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो करोगे। तो ये माइंडसेट लोगों को समझ में नहीं आता। सो हार्ट रेट थोड़ा, हाँ, तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं 12 की स्पीड पर ट्रेडमिल में, धड़ धड़ धड़। अरे भाई, अपने जो 72 बार धड़क रहा है ना दिल, पहले उसको समझाओ कि आप उसका इस्तेमाल करने वाले हो 72 बार मिनट में नहीं, मे बी 120, मे बी 130 बीट पर मिनट, ठीक है ना। तुमने उसको अलार्म तो किया नहीं, सीधा जाके भागने लग गए। तो सबसे पहले वार्म अप 15 मिनट 10 मिनट, जिसमें आपको लगे आपकी पूरी बॉडी वार्म हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, आपका हार्ट अब तैयार है, उसने ब्लड फ्लो कर दिया है पूरे मसल्स में, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी वो भी पर्पस डिफाइन करेगा, बट अगर पर्पस में नहीं करते तो आपको हर मसल को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मे बी आपने लैट पुल डाउन कर लिया फॉर द बैक, बेंच प्रेस कर लिया फॉर द चेस्ट, डंबल प्रेस कर लिया शोल्डर के लिए, थोड़ा आपने बार से बारबल कर्ल कर लिया, ट्राइसेप पुश डाउन कर लिया, फ्री स्क्वाट्स कर लिया। मे बी आपने 6 या 8 एक्सरसाइज का एक सर्किट बना लिया और आपने एक से दूसरी एक्सरसाइज, दूसरी से तीसरी से 8वीं, और फिर दोबारा से उसको 3 बार घुमा दिया, ठीक है। तो हर एक्सरसाइज के 3 सेट किए और रेपिटेशन रेंज वुड बी 10 to 15। बट आपने को ये देखना है कि आप जरूरी नहीं है पहले ही दिन वजन से एक्सरसाइज करने लग जाओ, आप सेल्फ के बॉडी वेट से भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपको ये भी सीखना है कि हर दिन अगर मैंने आज 2 किलो का वेट उठाया तो मैं कल 20 नहीं उठा पाऊंगा। मेरी मसल इतनी जल्दी स्ट्रेंथन नहीं होंगी, तो मुझे आज 2, कल को 5 से 7.5 पे जाने की कोशिश करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब आपने ये सर्किट कर लिया, उसके बाद आपको सीधा आया और प्रोटीन घोल के पी लिया, और या फिर मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया, भाग गया, या मेरे को गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, जल्दी थी। रुक जाओ भाई, वार्म अप किया था, दिल को समझाया था, एक्सरसाइज किया था, मसल को समझाया था। अरे भाई, उनको वैसे ही छोड़ दोगे? उनको रिलैक्स तो करो, कूल डाउन करो। मेजरली पार्ट मुझे ये लगता है जो हम लोगों ने भी मिस किया, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, हम लोगों को नहीं पता था। बट आज भी यंगर जनरेशन लिफ्टिंग वेट वेरी एग्रेसिवली, बट वार्म अप करना और कूल डाउन तो भूल चुकी है। कूल डाउन इज बेसिकली में आप क्या करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, यानी आपने जिस मांसपेशियों में को करा है वो बेसिकली स्टिफ हो जाती हैं, तो आप उनको स्ट्रेच करके उनको रिलीज आउट करोगे, ठीक है। क्या इस स्ट्रेचिंग की वजह से सोरनेस थोड़ी बेटर हो जाती है? क्योंकि आप देखो, लैक्टिक एसिड तो जमेगा, बट ऑफ कोर्स वो जल्दी रिलीज हो जाएगा या कम जमेगा अगर आपने ठीक से स्ट्रेचिंग की है। बट वार्म अप, ट्रेनिंग एंड स्ट्रेचिंग जस्ट कूल डाउन, ये एक परफॉर्मर होना चाहिए वर्कआउट का। वंडरफुल, आई थिंक ये बहुत यूज़फुल रहेगा। बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि पहले क्या करें और बाद में क्या करें, सो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। हाँ, क्योंकि समझना ज़रूरी है, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने को तंदुरुस्त बनाने जा रहे हो, फिट बनाने, बट ये जिम आपको ख़राब भी कर सकता है। तो आपको ख़राब पार्ट ना हो, जिम बदनाम ना हो, तो हमारे लिए कर लो इतना यार। क्योंकि जब जिम बदनाम होता है, मेरे ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, उंगलियां उठ जाती हैं, यतिंदर ये तुम्हारे जिम की वजह से क्या हो रहा है? अरे मैंने कहा जिम की वजह से नहीं हो रहा। लोगों को अगर एलिफेंट की स्पेलिंग लिखनी है तुम्हें, तो तुम्हें ABCD तो आनी चाहिए ना। यू कांट बी राइट इट डाउन एलिफेंट की स्पेलिंग विदाउट नोइंग ABCD। अब यहाँ पे लोगों को फैट कम करना है, 15 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे भागना है 40 मिनट, ढूंढ लो कि भाई हार्ट को पहले प्रिपेयर कर लो, वार्म अप करो, कूल डाउन करो, स्ट्रेचिंग करो, ये नहीं है। तो उससे आई थिंक तो जिम को बदनाम नहीं करना। गॉट इट। यतिंदर जी,